चलो, लेट्स कंटिन्यू दिस। ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की बात तो आपने सुनी होगी। समझ में आ गया? दो चीजें इसमें आती थी, कौन कौन सी? सिविल एंड पॉलिटिकल, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है, डीपीएसपी में क्या आता है, समझना है। फंडामेंटल राइट्स को आप एनफोर्स कर सकते हैं आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत। डीपीएसपी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता है स्टेट को कि आप इसके ऊपर एक कानून बना दीजिए। तो जिसका संपूर्ण ठेका हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने ले लिया, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और जिसमें थोड़ा स्टेट को ठेका दे दिया, वो डीपीएसपी। ह्यूमन राइट्स को कृपया करके फंडामेंटल राइट्स ना समझ लें, बट काफी फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद ह्यूमन राइट्स। सो देर आर वेरियस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। तो जमाना ऐसा था किसी जमाने में कि भाई मेल है तो सैलरी ज्यादा होगी, फीमेल है तो सैलरी कम होगी। समझा जाता था इफ अ लेडी इज देयर तो उसका काम है घर में बच्चे पालना, खाना ना बनाना, चूल्हा चौका बर्तन करना। सोसाइटी इंप्रूव हुई, उन्होंने किटी पार्टी वार्टी ज्वाइन कर ली। और इंप्रूव हुई, थोड़े और चुलबुल पांडे हो गए। और इंप्रूव हुई, अब वो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अब कंधे से कंधा मिलाने की ये मतलब नहीं है कि पापा और मम्मी चले पहले कंधा मिलाइए अपना। समझ में आ गया? इसका मतलब किसी को भी अनइक्वल्स आपको ट्रीट नहीं करना है। सो प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हैं, सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल। तो भाई इक्वालिटी और डिग्निटी या लिबर्टी का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप किसी को भी सड़क पे खड़े होकर गाली बक सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं। वाई सर, लिबर्टी? अरे तो भैया सामने वाले की भी तो डिग्निटी है। खोपड़े में बात गई। तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है कि भाई कानून के सामने हर इंसान बराबर है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। पढ़ा होगा आपने, जब पढ़ा रहा था मैं आपको ऑडी अल्ट्रा पैटर्न, राइट ऑफ फेयर हेयरिंग, याद आया? ये आर्टिकल 14 से आया है। और तीन आर्टिकल्स को तो गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, 14, 19 और 21। ओके। सो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट का, देखिए कितना स्ट्रांग किया गया इसको, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। 14 कह रहा है सब बराबर, हाँ तो ठीक है, समझ गए ना? ना 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 ना। 15 क्या कह रहा है? अगर डिस्क्रिमिनेट किए तो सजा है उसके ऊपर। तो आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज ब्लैक इज नॉट व्हाइट। ऐसा नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है वो। समझ में आ गई बात? मेरा ये डिजिटल पेन ब्लैक है, ये क्या नहीं है सर? ये व्हाइट नहीं है, क्यों? ये ग्रीन भी तो नहीं है, ये येलो भी नहीं है, ये ऑरेंज भी नहीं है, ये पिंक भी नहीं है। तो इफ समथिंग इज यस, ठीक, उसका ऑपोजिट नो नहीं हो सकता। बहुत ढेर सारी चीजें नो में आ सकती हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि भाई कानून के सामने सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई मेल ना कोई फीमेल, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कुछ नहीं, सब लोग एक पर्सन है बस। भाई ठीक है, समझ में आ गया? बट अगर इक्वालिटी का कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो भाई उसके लिए कुछ होएगा। तो उसके लिए आर्टिकल 15 आ गया। तो आर्टिकल 15 कहता है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, किस बेसिस पे? आप दूसरे रिलीजन के हैं, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। रिलीजन तो सेम है, हिंदू तो सब है, बट कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई लेटस से मान लीजिए, और क्या कास्ट ले सकते हैं हम लोग? पारसी है मान लीजिए, हैं तो सब हिंदू। तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। कास्ट भी हो गई सेम। पंजाबियों में भी 15-20 कास्ट नजर आएंगे आपको, इट इज सेम। जेंडर कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका तमिलनाडु है तो आप अलग हैं, आपका महाराष्ट्र है तो आप अलग हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन पांच चीजों पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और आप उस पर्सन की बैंड बजवा सकते हैं। समझ में आ गई बात? सर आज तो पहले घर वालों को समझाना है, ये वीडियो आज घर वालों को दिखाएंगे। भैया रात को 11 बजे तक घूमे, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कहेंगे तुम कहाँ जा रही हो हैं। वो इसलिए आपको नहीं जाने देते, वो डरते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं लड़कियां। कंटा पंटा मार दी किसी को, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी नहीं चल पाएगा, इसलिए डरते हैं और नहीं जाने देते। चलिए खैर। So there are exceptions for Article 25 and 26 provide freedom of religion that includes freedom of conscious and free profession, practice and propagation of religion as well as freedom to manage religious affairs। ये क्या होता है सर? भाई आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वालिटी, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 15 में प्रोहिबिशन जो लोग करेंगे, मतलब जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे वो प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 25-26 कहता है जो मर्जी वो धर्म अपना लो। बट ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ somebody in India specifically is bred and born in an Islam family और क्रिश्चियन फैमिली, आप जाके देखिए मंदिर में या गुरुद्वारे में परिवार के लोग ही आपकी बैंड बजा देंगे। बट इफ somebody is born in a Hindu family
समझ में आ गया? तो वहां पे भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि लड़की मुस्लिम हो जिससे हमारे बेटे की शादी हो जाए। तो आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि भाई आपके अपने कॉन्शियस के हिसाब से जो धर्म आपको ठीक लगे आप अपनाओ। आप किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हो। मैं बोलूं कि भाई मोहम्मद दी प्रॉफिट ये थे, जीसस क्राइस्ट ये थे, मदर मैरी ये थी, भगवान कृष्ण ये थे, शिव जी ये थे, मैं सबकी तारीफ कर रहा हूं। तो मेरे को ये नहीं बोल सकते मंदिर वाले कि भाई आप तो हिंदू हैं, आप क्यों मुस्लिम के धर्म की बहुत ज्यादा प्रोपोगेशन कर रहे हैं, आप क्यों क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। आई एम यूजिंग माई राइट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। तो सर वो लोग जो गरीब लोगों को बुला बुला के कन्वर्ट करते हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भाई। वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरी जात के साथ। कोई अपने आप से शादी हो गई क्रिश्चियन फैमिली में, शादी हो गई क्रिश्चियन फैमिली में, नो प्रॉब्लम, अपनी मर्जी से किया। पर जबरदस्ती अगर क्रिश्चियन फैमिली में किसी मुस्लिम ने शादी कर ली, वो आर्टिकल के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि यहां पे जस्टिस नहीं हो रही है, यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, जबरदस्ती शादी की जा रही है। व्हाट इट क्लियर? तो आप अपनी विश से कोई भी धर्म अपना लीजिए। पर पैदा हुए थे हिंदू परिवार में, अब क्रिश्चियन बन गए, मुस्लिम बन गए, अलाउड है। बट किसी के कहने पे, जोर जबरदस्ती पे, किसी ने पैसे का चाव दिखाया तो आप कन्वर्ट हो गए, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिबर्टी और इक्वालिटी का वॉयलेशन हो जाता है। जैसे क्रिश्चियन को पता है हमारा क्रिश्चियन में घर देंगे गाड़ी देंगे तो हाँ, वो। दे रहे हैं। तो अगर आप बन गए और आपको घर गाड़ी सब मिल गया, बाद में आप बोले नहीं मेरे को मजबूर किया गया था, तो आपसे बोला जाएगा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी है आपके पास, यू शुड हैव कम टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हम डर गए थे, बस डर गए थे, तो सामने वाले को तो निपटा देंगे। और आपका घर और गाड़ी सरकार चाहेगी तो ले लेके कि बेटा सरकारी प्रॉपर्टी है। इज दैट अंडरस्टूड? जैसे वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं, किसी भी जमीन को कहते हैं वो हमारी हो गई, ऐसा उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में था। बट अभी मोदी जी कह रहे हैं भाई ये कैसा चलेगा, वो कल को सौरभ सर के घर को बोले वक्फ बोर्ड वाले हमारा हो गया, उनका कैसे हो जाएगा? तो दैट इज अगेन समवेयर कॉल्ड एज जस्टिस नहीं सिक्योर हो पा रही है। तो अभी उस कानून में चेंज कर रहे हैं वो लोग। उस टाइम भी ये रूल कैसे अप्लाई होता है? अब देखिए रूल का एप्लीकेशन होना ना होना तो डिपेंड करता है ऊपर कुर्सी पे कौन बैठा है, ऊपर कुर्सी पे कौन बैठा है। कोविड हुआ था, एग्जाम कैंसिल हो गए थे, मैं होता तो कभी एग्जाम ना कैंसिल कराता। भाई एग्जाम कैंसिल क्यों हुए? आप सारे बच्चों को प्रमोट कर दीजिए प्रोफेशनल बेसिस पे। ग्रेजुएशन में सब करते अपना ग्रेजुएशन। आईटी का एग्जाम हुआ था ना उस साल, नीट हुआ था, क्या सारी समस्या 11वीं 12वीं में थी? एक पेपर करा लेते 3 घंटे का, गैप में करा लेते, 2 महीने में पेपर करा लेते। भाई टाइम तो बच्चों को इतना मिला पढ़ने को, जून में जाके 2 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ कि एग्जाम नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपने कुछ बच्चों का तो नुकसान किया ही किया उस केस में। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे नालायक, उनके तो वारे न्यारे हो गए। और जो पढ़ते थे उनके मन में हमेशा ये रहेगा कि भाई मेरे को स्कूल में मैं फर्स्ट तो आया बट मेरे को प्राइज नहीं मिला। तो था तो गलत, जब आईटी हो सकता है, नीट हो सकता है, तो ट्वेल्थ क्यों नहीं हो सकता भाई? ओके, चलो ये अंडरस्टूड है भाई, इंग्लिश उतना मायने नहीं रखेगा आगे चल के, आप मेन सब्जेक्ट से एग्जाम लेते, खोपड़े में बात गई। और अगली बार जो एग्जाम हुआ भी, जो मतलब एक उसके पहले हुआ था 20 वाला एग्जाम, 21 वाला तो हुआ ही नहीं, 20 वाले ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को कुल एक पेपर हुआ था शायद, इंग्लिश और एक और दो हुए थे, बाकी 3 सब्जेक्ट का एवरेजिंग के बेसिस पे नंबर दे दिया आपने। और वो बच्चे कल को जब भी जाएंगे उसी निगाह से बस देखे जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा कि विदेशों में एग्जाम नहीं हो, आप कोई और सिस्टम रखते, सबको प्रोविजनली प्रमोट कर देते। व्हाट इट क्लियर? जब वो ग्रेजुएशन में जाते अब उनका एग्जाम ले लेते। भाई वो पढ़ने के लायक थे तभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, तो वो एग्जाम लेना चाहिए था, तो फर्जी फोकट नंबर मिल गया सबको। समझ में आई बात? चलिए। सो द रिलीजियस कम्युनिटीज हैव यूज दीज प्रोविजंस टू आर्ग्यू, अब ध्यान से सुनिएगा। जो हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने बोला भाई आर्टिकल 25 26 ठीक है, बट अगर आपने जान पूछ के किसी धर्म को प्रोपोगेट किया, क्योंकि वो लोग आपको घर गाड़ी ये सब फ्री में दे रहे थे और आप थे दूसरे धर्म के, तो वो धर्मगुरु आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप भी सम वॉट इक्वालिटी नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो कानून कहता है भाई हमारी नजरों में सारे धर्म एक है, बट आप हिंदू टेंपल में जाइए, नो बडी वुड डिनाई कि भाई आप यहां क्यों हैं। ओके, तो इसको झटपट नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है कानून के हिसाब से और पर्सनली क्या है। चलिए। सो फॉर दोज हु प्रमोट रिलीजन एंड ट्रेडिशनल रीजनल वैल्यूज, above gender equality provisions are contrary to their customary methods of law। इसका मतलब 25 26 आर्टिकल क्या बोलता है, भाई आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ अगेन, ये नहीं पता लगा होर्डिंग लगवा दिए पंजाबी चोर हैं,
सरदार फ्रॉडिये हैं, ये गलत है। दिस इज ऑल रॉन्ग। समझ में आ गया? मुस्लिम सबसे अच्छे हैं, हर दिन चिकन खाते हैं, चिकन खाना हो तो इनके घर चले आओ, ये सब गलत है, ये सब आप नहीं कर सकते। तो आप किसी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं बट दूसरे की इंसल्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई जो हमारे धर्मगुरु थे उन्होंने बोला कि भाई जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ वो हिंदुइज्म को ही प्रमोट करे, दूसरों को प्रमोट ना करे। तो प्रैक्टिकली वो उनके कस्टमरी मेथड्स ऑफ लॉ थे, मतलब अपना बनाया हुआ कानून, जिसको आप कस्टम सोर्स ऑफ लॉ भी बोल सकते हो। सो हिंदू मेथड जितने भी थे वो कहां पे मिलते हैं भाई? लॉ ऑफ मनु। मनु कौन थे? मेरा एक फ्रेंड, उसका नाम भी मनु है, तो बोल दूं उन्होंने कानून बनाया? नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहला इंसान माना जाता है जिसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे एडम और ईव क्रिश्चियनिटी माने जाते हैं। समझ में आ गया? तो हिंदुइज्म में मनु माने जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? प्रोवाइड फॉर अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन जेंडर एज वेल एज कास्ट। अब ये क्या है? द लॉ ऑफ मनु प्रोवाइड्स अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन जेंडर एज वेल एज कास्ट। मतलब अगर लेडी ने चोरी की है, कत्ल किया है, पति को सो कॉल्ड सताया है, तो थोड़ा सा सजा कम मिलेगी। अगर लड़के ने अपनी बीवी को सताया है, कत्ल कर दिया उसका पति ने, सजा ज्यादा मिलेगी। तो माना जाता है कि भाई मेल्स कैन फेस मोर क्रुएलिटीज बट फीमेल्स कैन नॉट फेस दैट मच क्रूरलिटी। सही है कि गलत है? अब क्या इस तरीके कहेंगे सही है, मान जी और धैर्य जी कहेंगे एकदम गलत है। चलिए, मान लीजिए कि भाई लड़का चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट दो, लड़की चोरी कर रही है डरा धमका के भेज दो, ये गलत है। इज दैट क्लियर? तो ये लॉ ऑफ मनु में लिखा था। तो ये साफ साफ नजर आता है, इट इज जेंडर इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर? तो भाई सजा भी बराबर होनी चाहिए और कानून का फायदा नुकसान भी बराबर होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? जेंडर इनइक्वालिटीज इस्लामिक रिलीजन में भी थी बच्चों। सर किस तरह की जेंडर इनइक्वालिटीज थी? जैसे मैंने आपको बताई, लड़का 3 बार बोल दे तलाक 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 तो तलाक हो जाएगा। लड़की 3 दिन से कह रही है नया डिस्को खुला है मेरे को वहां ले चलो, हर दिन 30 बार बोल रही है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अगेन यहाँ पे गलत हो गया। तो such competing gender inequalities in two communities also prevented the adoption of what children? Uniform civil code। तो ठेंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में आएगा। हिंदू रिलीजन कुछ और बोलता है, मुस्लिम रिलीजन कुछ और बाकी सबको तो अभी हमने देखा ही नहीं है। हिंदुओं के यहाँ शादी होती है, लड़की लाल कपड़े में आती है। क्रिश्चियंस में शादी होती है, वो विधवा वाले कपड़े में चले जाते हैं सब लोग, सफेद कपड़े में। पीके मूवी की आपको याद आ गई होगी ये देखकर। तो अपने में ही सारे धर्म अलग अलग है। हिंदुओं में सरदारों में शादी होती है, या कोई हिंदू भी अगर मान लीजिए लेटेस्ट से गुरुद्वारे में शादी करना चाहता है तो वहां गुरु ग्रंथ साहिब के 4 चक्कर लगाए जाते हैं। बट अगर नॉर्मल हिंदू मैरिज है तो 7 चक्कर लगाए जाते हैं। खोपड़े में बात गई। बंगालीज में क्या है कि भाई पिताजी की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी लड़की को मिलेगी, और दूसरी जगह क्या है, लड़के को मिलेगी। तो अपने में ही जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लॉज हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज पैरिटी नहीं बैठा पा रहे, उन्हीं में इक्वलिटी नहीं है। तो जब उनमें इक्वालिटी होगी तब जाके हम सोच पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और पुराना आप अगर धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सीता जी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, स्वयंवर हुआ था भाई, जो धनुष तोड़ेगा परशुराम का। समझ में आ गया? पार्वती जी ने अपनी पसंद से शादी की थी। हमारे देश में लड़की अपनी पसंद का लड़का चुन ले, आज से 20 साल पहले घर वाले ऑनर किलिंग कर देते थे उसकी। आज खैर ऐसा हो गया है, घर वाले बहुत खुश हो, अच्छा जाओ भैया शादी कर लो, पैसा बचे कम से कम। लड़की के माँ बाप तो और खुश, दहेज बचा। लड़के के माँ बाप हे राम मत मारी गई थी मेरे लड़के की, ऐसे तो नेगोशिएट कर लेते। बट ये लड़का ही खुद सरेंडर हो गया, क्या नेगोशिएट करे। तो आजकल तो चलिए सब अलाउड है, बट एंशियंट टाइम में क्या था? गर्ल्स यूज टू चूज देयर हस्बैंड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वयंवर एंड ऑल। आज ऐसा होता है? नहीं होता। मतलब अब होने लग गया है, रिसेंट 20th सेंचुरी में आप बोल सकते हैं, बट सेमी 18th एंड 19th में ऐसा नहीं होता था। मेरे को याद है, मेरे नाना जी की जब शादी हुई थी तो बताया जाता था कि बस बता दिया गया था नानी को कि तुम्हारी शादी होने वाली है। लड़के की फोटो तो दूर, उन्होंने लड़के को देखा ही नहीं था। पहली बार तब देखा था जब वो फेरे लेने जहाँ पे मंडप पे बैठते हैं वहां पे। मैंने बाप रे बाप, यहाँ तो पहले 2 4 साल 5 साल एक साथ रह लेते हैं, अगर पटरी खा गई अब चलो शादी कर लिया जाए। इज दैट क्लियर? So, modern Hindu family laws are adopted by reconfiguring traditional laws and further based on modern constitutional values. However, still children complete gender equality
नहीं आ पाई। समझ में आया कि नहीं आया? आज भी हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि उसे अगर पानी पीना है तो वाइफ को बोले जाओ जरा पानी ले आओ। मैं भी अपनी वाइफ को कितनी बार बोल देता हूँ, भाई आरओ वाटर प्यूरिफायर ठीक काम कर रहा है ना, फ्रिज में वाटर बॉटल भरी है ना। तो पूछती है कोई मेहमान आने वाले? मैं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। तो कह रही अच्छा रुक जाइए पानी ला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, घर में आते हैं, भाई खाना दे दो, तो माना जाता है लेडीज से अच्छा खाना कोई घर के अंदर नहीं बना सकता। घर के बाहर तो जेंट्स हर जगह कुक है। ओके। तो स्टिल देर आर सर्टन जाहिल टाइप की वैल्यूज जहां पे लोगों को लगता है वी शुड डोमिनेट देम। चलिए, सो जेंडर इनइक्वालिटी के इंस्टेंसेस आपको कहां पे मिलेंगे बच्चों? ये कुछ बातें आपको यहां पे नजर आ रही होंगी, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, इंस्टेंसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन हिंदू फैमिली। द हिंदू मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब्स द मैरिज एज फॉर 18 फॉर गर्ल्स एंड बॉयज के लिए 21, बट अब इसको एडिट करके 21 कर दिया गया है। तो सर ये क्यों ऐसा किया गया? लड़कियों की एज कम रखी गई और लड़कों की एज ज्यादा। वोट देने के लिए तो 18 साल उम्र है। अगर लड़के को शादी करनी है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। मतलब देश संभालना आसान है, बीवी संभालना आसान नहीं है। अब मैं बच्चों इसके पीछे की आपको सच्चाई बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़कों का और लड़कियों का जो मेच्योरिटी लेवल होता है चिल्ड्रन, ये प्रूवन रिसर्च है, इट हैज अ 4 to 5, 3 to 5 years गैप डिफरेंस। मतलब व्हाट अ बॉय कैन थिंक एट द एज ऑफ 15, द गर्ल कैन थिंक एट द एज ऑफ 10। व्हाट द गर्ल कैन मैनेज बीइंग ऑफ 25 years एज, ये ढपोड़ संग लड़का 30 साल में मैनेज कर ले, समझ लिए बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए आपने देखा होगा घर में पूरी व्यवस्था मैनेज करने का काम किसका होता है? मम्मी का होता है। इज दैट क्लियर? और मम्मी जो पापा को बोलती है मम्मी पापा मान जाते हैं, क्योंकि पापा को भी इस बात का ज्ञान है। ये मैं नहीं बोल रहा, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिसर्च बोलती है। 27 गुना इंटेलिजेंस तेज होता है लड़की के अंदर लड़के के कंपैरिजन में। समझ में आ गया? कितनी बार आपका छोटा भाई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा होगा, बहन सोच लेगी ये दलिद्दर अब चुकोटी काटने वाला है, लड़का दो कंटाप खा जाएगा तब बोलेगा छोटे भाई ने मार दिया मेरे को। तो ये बायोलॉजिकल चीजें हैं, ये ऊपर वाले ने ही दिया हुआ है, इसको हम आप बदल नहीं सकते। द मेच्योरिटी लेवल इन गर्ल अराइजेज मच बिफोर देन इन अ। मैं कभी कभी जाहिलियत वाली बातें कर जाता हूं, बट मेरी बीवी बहुत इंटेलिजेंट है। और इसीलिए लड़के लड़की की एज में शादी में जनरली 3-4 साल का गैप होता है, तब माना जाता है कि दोनों का थिंकिंग लेवल बराबर है। बट आजकल तो भाई साथ में पढ़ने लिखने लग गए। जब पिताजी ने लड़के को भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, पिताजी समझ गए अब ये बहू लेकर ही आएगा मेरी, और पिता की खुशी का ठिकाना नहीं। जब वो घर में आता है माता जी दरवाजा खोलती हैं, लो माँ बहू को आशीर्वाद दो, मम्मी की नौटंकी चालू। पिताजी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं, तो इतना खुश कि नोबेल प्राइज मिल गया उनको, बचे मेरे करोड़ों रुपए कम से कम। और माता ये तूने शादी कैसे कर ली? पापा मम्मी कंसोल कर रहे हैं, नहीं भाग्यवंती मैं समझाऊंगा, हम सब ठीक कर, अंदर बहुत खुश है, अरे अच्छा हुआ। इज दैट क्लियर? तो अब लड़के लड़की की एज बराबर होने लग गई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, लड़का भी एमबीए किया लड़की भी एमबीए की, 18 साल क्लास ट्वेल्थ, 3 साल ग्रेजुएशन, 24-24 साल में पढ़ाई हो गई, 1-2 साल नौकरी की, पैसा सा कमाए, 26-27 में शादी हो गई, दोनों की एज सेम है। अब एज तो सेम है, लड़का 27 साल, लड़की की जो एज एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल है वो 27 है, बट बायोलॉजिकल एज 31+ है। तो लड़की बिकम्स डोमिनेटिंग। डाइवोर्स इसीलिए हो रहा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इसीलिए मैक्सिमम अरेंज मैरिजेस आज भी डाइवोर्स नहीं होता, क्योंकि वो कैलकुलेट कर लेते हैं यार लाखों खर्च हो चुका है शादी में, सब नुकसान हो जाएगा। और ये जो आपस वाली मैरिज होती है खुद वाली, खुद ही माँ बाप बन जाते हैं, ये 4,000 रुपए में आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं, इनका पैसा तो लगा नहीं होता, इसलिए उनको नुकसान की चिंता भी नहीं होती है। जिसका पैसा लगे तो उसके नुकसान की चिंता भी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब खैर ये 21 साल कर दिया गया, और 21 साल करने की एज कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। रीजन इसकी जब ये 18 साल एज की गई तो गांव वगैरह में लोग लड़कियों की शादी जल्दी करने लग गए, इससे उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और ओल्ड एज में प्रॉब्लम आने लग गई उनको। समझ में आ गई बात भाई? सो धैर्य जी बहुत खुश हैं और कह रहे हैं सर काश मेरी एज भी 18 साल हो जाती, मैं अगले साल शादी कर लेता सर। इन्फ्लेशन हो रहा है सर, बैंक्वेट हॉल इतने महंगे हैं, सोना चांदी महंगा हो रहा है, तो पहले शादी निपटाओ फिर पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, और सर का होमवर्क तो बीवी से करवाऊंगा पूरा पूरा। ये भी इक्वालिटी है, टोटली इक्वालिटी नहीं है। नहीं सर, अभी 2-3 महीने पहले लड़का हमारे घर में, हाँ। उसकी शादी 17 साल में हो गई थी। अरे वाह, तो कंप्लेन कर दी उससे थाने भी में, अच्छा था। पूरा खानदान जेल जाएगा। अब तो क्राइम है ये, अब तो क्राइम है ये। सो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड मैरिज एज फॉर गर्ल्स टू बी इंक्रीज टू 21। फर्स्ट पॉइंट समझ गए बच्चों? चलिए,
सेकेंड पॉइंट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है, तो मैरिज वाली बात हो गई। तो जब मैं नोट्स बनाऊंगा इसके तो मैं मैरिज शब्द लिख दूंगा, मैरिज में कवर्ड हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा। तो आपकी किताब अच्छी है बट तरीका गड़बड़ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वसीयत की। हाँ सर, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ाइए जरा। पड़ोस में एक दादाजी हो, निपटने वाले हैं, 96 साल उम्र हो गई है। आज अंकल को जाके बता देंगे। सो अगर विल नहीं है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलता है मेल और फीमेल दोनों को मिलेगी। बट हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट प्रोहिबिट्स अ मदर टू एक्ट एज चाइल्ड नेचुरल गार्जियन अनलेस द फादर इज डेड और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। मतलब सर क्या हुआ, अगर पिता की दिमागी स्थिति गड़बड़ हो जाए, अब डिस्क्वालीफाई का मतलब ये ना समझ लेना सर हमारे पापा केमिस्ट्री में आपकी तरह फेल हुए थे एक बार 9th में। अरे ये नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है कि बच्चे की परवरिश कर पाए। तो मां को एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सॉरी गार्जियनशिप एक्ट नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा। तो मां बच्चे की गार्जियन तभी बनेगी जब पिता की मृत्यु हो चुकी हो या पिता मेंटली इनकैपिशिएटेड हो। समझ में आ गया। इसीलिए हर जगह बच्चों देखिए ध्यान से, जब भी कहीं फॉर्म वॉर्म आप भरते हैं तो आपके नाम के बाद फादर्स नेम ही पूछा जाता है। वो मदर्स नेम लिखवा जरूर लिया जाता है बट उसकी कोई ऑथेंटिसिटी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। पहला था मैरिज का पॉइंट चिल्ड्रन, दूसरा था इनहेरिटेंस का, और तीसरा गार्जियनशिप का। चले आगे, फोर्थ पॉइंट चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट, Hindu Adoption and Maintenance Act prohibits a mother to give her child in adoption unless father is dead or otherwise disqualified। चलिए सर, आज क्लियर हो गया, किसी के बाप में दम नहीं मेरे घर से बाहर निकाल ले। तो बच्चे का अडॉप्शन हिंदू धर्म में कानून के तहत तभी हो सकता है जब पिता की मृत्यु हो गई हो या पिता दिमाग से पैदल हो गए हों। हाँ सर, पड़ोस में गुप्ता अंकल हैं सर, एक शर्मा अंकल है, एक अग्रवाल अंकल हैं, एक चावला अंकल है, एक मल्होत्रा अंकल हैं, एक पांडे अंकल भी हैं। उनके जो पिताजी हैं वो निपट गए हैं। उनकी माता जी से कहता हूँ अपने लड़के को सौरभ सर को दे दो, अडॉप्ट कर लेंगे। समझ में आ गया। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी और को दे सकती है प्रोवाइडेड फादर इज वेरी लेस, मतलब नो मोर डेड, और ही इज डिसक्वालिफाइड। समझ में आ गया। पिताजी एकदम ठीक हैं तब बच्चे को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी के भी। समझ में आ गया। हाँ सर, बहुत बार सुना है पापा में बोलते घर से बाहर निकाल देंगे तुमको, घर से बाहर निकाल देंगे तुमको। ये वीडियो दिखवा देना जाके, कोई ना निकाल पाएगा मेरे को, सब जिंदा है क्योंकि अभी। लॉजिक समझ में आ गया। हाँ यस, एंड एज भी 15 साल से कम होनी चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अडॉप्ट करते छोटे बच्चों करते ना अनाथालय से, तो वहां पे तो ना माँ है ना बाप है। तो यहाँ पे यही तो पढ़ा रहे हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बोलता है, भाई एक माँ अपने बच्चे को नहीं दे सकती किसी को अडॉप्ट करने के लिए अगर उसके पिता, माँ के पिता नहीं, बच्चे के पिता, ये नाना जी चली गई। समझ में आ गया। बच्चे का पिता, मान लीजिए मुकेश अंबानी की डेथ हो जाए, या मैंने ज्यादा होमवर्क दे दिया, पगला गए मुकेश अंबानी, दोनों केसेस में नीता अंबानी अपने बच्चों को किसी और को दे सकती हैं, प्रोवाइडेड उनके बच्चों की एज 15 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 15 साल के बाद अडॉप्शन नहीं हो सकता, फिर वो जुवेनाइल चलेगा, बच्चे से पूछा जाएगा। और 18 के बाद हर बच्चा चाहता है कोई अडॉप्ट कर ले मेरे को। हाँ, तो वो अडॉप्शन ही माना जाता है। 15 के पहले अडॉप्शन, 15 से 18 कस्टडी, 18 के बाद कोई अडॉप्शन नहीं, कोई कस्टडी नहीं। नहीं, हाँ 18 साल के बाद वोटिंग राइट्स होगा। प्रॉपर्टी अगर किसी केयर टेकर के अंडर में है तो वो 21 साल में ट्रांसफर होगी, बट वोटिंग राइट होगा आपके पास। वो सरकार का नुकसान हो जाएगा ना, नहीं तो इसे सरकार अपना कोई नुकसान नहीं करती। कोई भी कानून बनता है ऐसा बना हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, बस बना लो जो बनाना है। ओके, चलिए। सो कैसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया इस्लामिक फैमिली सिस्टम में? चलिए भाई, इस्लामिक फैमिली पहला पॉइंट, प्रैक्टिस ऑफ सॉरी पॉलीगैमी, पॉलीगैमी और पॉलीजेंड्री याद होगा। एक औरत कितने भी आदमियों से शादी कर सकती है, पॉलीएंड्री। समझ में आ गया। आदमी का रहने दो, हम ना झेल पाएंगे। एक आदमी कितनी भी लेडीज से शादी कर सकता है, इट इज पॉलीगैमी। कॉमन व्यू दैट द हस्बैंड कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय ट्रिपल तलाक, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। अ मुस्लिम हस्बैंड इज टू पे मेंटेनेंस टू अ डाइवोर्स्ड वाइफ ओनली ड्यूरिंग इद्दत पीरियड ऑफ 3 months।
हाँ सर, वो एनिमल मूवी में देखे थे सर। वो कौन सा हीरो था, सनी देओल का भाई, बॉबी देओल, 3 दिन शादी किया था। अलाउड है इस्लाम में, अलाउड है इस्लाम में। हिंदू धर्म में तू करके देख, टांग ना तोड़ दूं मैं तेरी तो बताना। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो यहां पे इस्लामिज्म थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगता है। इद्दत क्या है सर? सो कॉल्ड इद्दत पीरियड क्या होता है? यहां पे ध्यान से पढ़िए। ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने की पीरियड को इद्दत पीरियड बोला जाता है। इज्जत नहीं मिली, इद्दत मिलेगा। ओके। तो सर मतलब सिर्फ 3 महीने तक मुआवजा देना, उसके बाद नहीं देना? नहीं, उसके बाद नहीं देना। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस हस्बैंड वाइफ को भी दे सकता है और वाइफ हस्बैंड को भी दे सकती है। ओके। सो काफी प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं इन सारी कम्युनिटीज में। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और रूरल इंडिया में तो समझ लीजिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज तो गई तेल लेने, डॉरी भी चलती है टनाटन, और यहाँ पे तो डॉरी भी प्रोहिबिटेड है। समझ में आ गया भाई? तो इस्लाम में 3 तरह के डाइवोर्स होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के डाइवोर्स? तलाके एहसान, मोस्ट आइडियल वे ऑफ डिसॉल्विंग अ मैरिज। हम एहसान कर रहे हैं तुमको छोड़ के, वाइफ कह रही है हाँ ये एहसान कर ही दो, हम भी बहुत त्रस्त हो चुके हैं, हर हफ्ते में 5 दिन खाना होटल में खिलाते हो, रेस्टोरेंट में, और घर का खाना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से डाइवोर्स हो गया। तलाके हसन, हसन का तलाक हो गया सर, तमीज से बोली, मेरे दोस्त का नाम हसन है। तलाके हसन, तलाक इज प्रोनाउंस्ड वंस अ मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सर इसका क्या मतलब है? हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बोल दो तलाक तलाक तलाक, एक ही बार तो हो गया। जनवरी में तलाक बोले, फिर फरवरी में बोले, फिर मार्च में बोले। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर लोग कोर्ट चले जाएंगे, हमने नहीं बोला था, या इसने बोला हो, हमने तो सुना ही नहीं था। अब देखिए, गल्फ कंट्रीज, गांव वगैरह छोटी कम्युनिटी होती थी, तो वहां पे लोग एक दूसरे की सुनवाई करते थे और मानते थे, और लोग एक दूसरे की बातें मानते, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो स्लेव्स क्यों थे उस जमाने में? क्योंकि कानून नहीं था। आज कानून है तो स्लेवरी खत्म हो गई है। ओके। इफ कोहेबिशन इज नॉट resumed इन दिस पीरियड, डाइवोर्स गेट्स फॉर्मलाइज्ड आफ्टर द थर्ड अटरेंस। मतलब पहले और दूसरे महीने बोला और तीसरे महीने भूल गए, अब नहीं, अब फिर 3 महीना बोलना पड़ेगा कंटिन्यूसली। ओके। तो कोहेबिशन का मतलब यही होता है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। गॉट इट क्लियर? पागलपंती लगती है मेरे को तो। मैं अपने एलएलबी में जब मुस्लिम लॉ पढ़ रहा था, अरे मेरा A+ ग्रेड आया था उसमें, बड़ा मजा आया मेरे को पढ़ने में। अर्लियर आई थॉट कि मैं हिंदू में कैसे पढ़ पाऊंगा, अरे एक ही दिन का टाइम मिला था मेरे को पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कुछ लेवल ऑफ जाहिलियत यहाँ पे है। जो मेरे को पढ़ा रहा था यूट्यूबर YG लॉ, वो भी अच्छा पढ़ाता है। तो उसमें मैंने देखा, उसने ही बोला कि वो जाहिलियत थी, इसलिए जाहिलियत थे ये लोग। तलाके बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तो तलाके बिद्दत ही यही था बच्चों। ट्रिपल तलाक, दैट इज तलाक तलाक तलाक। अभी एक और देखिए, ये लोग कितना इंप्रूव हो गए हैं। अलाउ मेन टू डाइवोर्स देयर वाइफ इमीडिएटली बाय अटरिंग तलाक तलाक तलाक। प्रोनाउंसमेंट टू एंड द मैरिज कैन बी ओरल और रिटन। ये देखो, साइबर एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं IT एक्ट का। SMS, ईमेल, सर वो इंस्टाग्राम, हाँ आ गया ना, इंस्टाग्राम पे 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, वाइफ देख ले। बट ये कैसे साबित होगा वाइफ ने देखा? तो सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर होगा तो मान लिया जाएगा। तो जैसे शादी करते हैं मुझे कबूल, उसका उल्टा हो गया तलाक है। क्या? नहीं, अब तो ट्रिपल तलाक 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था, इसमें तो मोदी जीते थे पिछली बार, और इस बार लोगों ने 400 सीट के चक्कर में 28% GST काट के 288 सीट दे दी उनको। अब नहीं होता इंडिया में, ये बकवास है। क्या? अब देखिए, अगर आप शरिया लॉ की बात करें तो है रिलेवेंट, ठीक है, और अगर मैरिज एक्ट की बात करें इंडिया में तो इररिलेवेंट हो गया। तो ट्रिपल तलाक शरिया लॉ में तो अभी भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मल मैरिजेस में उसको हटाया है। ओके। सो प्रैक्टिस ऑफ कंसेक्यूटिव अटरेंस तलाक 3 टाइम्स, तलाक बिद्दत और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज डीम टू बी इनवैलिड अंडर द न्यू लॉ। ये इनवैलिड हो चुका है, चल रहा है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये सब तो बता ही दिया। इलीगल वॉइड अप टू 3 इयर्स ऑफ जेल भी हो सकती है। तो हस्बैंड अगर ट्रिपल तलाक दे दे और वाइफ इस बात को प्रूव कर दे कोर्ट में, तो 3 साल की जेल है। तो नॉर्मल मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, ना हिंदू मैरिज एक्ट ना मुस्लिम पर्सनल वोटिंग लॉ, उसमें ट्रिपल तलाक वाला कोई सब बकवास है, कुछ नहीं चलता। बट शरिया लॉ में गल्फ में आज भी इसको माना जाता है, इंडिया में डिसअलाउ हो चुका है। इंडिया में अगर किसी कम्युनिटी को बोले कि भाई ट्रिपल तलाक हो गया, हम शरिया लॉ फॉलो करते हैं, कोर्ट कहेगा तेल लेने गई शरिया लॉ। ये हिंदुस्तान है, ये गल्फ या जाहिलों का देश नहीं है। ओके, समझ में आ गया?
सो तलाक हसन इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ। तो पहले तीन तरह के तलाक थे, अब सिर्फ दो है, तो ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत इज सेम। समझ। एक भी अगर 3 महीने तक बोला जाए तो। हाँ, तलाक हसन तलाक वो ये तलाक एहसान चलेगा। इज दैट क्लियर? बट तलाक बिद्दत नहीं है। उसका रीजन क्या है मैं आपको यही बता दूं। जब तलाक होता है ना, भगवान ना करे किसी का हो जाए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी नरक हो जाती है। बच्चे खुश भी बहुत होते हैं, अच्छा है, 10 दिन पापा के पास रहेंगे, 10 दिन मम्मी के पास, दोनों पैसा खर्च करवाएंगे। ये कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं जो चाहते हैं मेरे माँ बाप को तलाक हो जाए। साइंस वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, तलाक वलाक ना हो, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। पता लगा तलाक में एक दूसरे को एलिमनी दे रहे हैं, हमारे कॉलेज की फीस न जमा हो पाई। तो यहाँ पे क्यों किया गया? जब तलाक होता है तो भाई इंस्टेंट गुस्सा है, जा निकल जाओ यहाँ से। पापा बोलते होंगे ना घर में, आप भी बोलते तलाक तलाक तलाक। पापा क्या पगला लगा हो क्या? ना हम मुस्लिम है, ना फैमिली हमारी ऐसी है, ना हम हस्बैंड वाइफ बच्चे हो तुम, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। पापा से आपने कहा, नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। पूरा पैसा आपका खर्च करवा के, शादी में करोड़ों करोड़ों रुपए बुड़वा के तब जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि जब डाइवोर्स होता है तो इंस्टेंट दिमाग में कुछ आया, भाई हस्बैंड वाइफ कह रहे भाई हमारी तुम्हारी बन नहीं रही है। ये फिल्म स्टार्स में थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जब मेरे लिए करीना कपूर जी का रिश्ता है मैंने मना कर दिया। मैंने पता लगा मेरे पिताजी 20 लाख खर्च करते हैं, वो तलाक देके चली जाए सैफ अली खान पास और नुकसान हो जाए, और मोहल्ले में मुंह दिखाने नहीं लायक नहीं रहूंगा, टी शर्ट एक काली वाली ऊपर करके पहननी पड़ेगी मेरे को। तो इंस्टेंट गुस्सा था। तो भाई मैं अपने वकील के पास चला गया, मैं मतलब मैं नहीं, जिन एक्स और वाई ले लें पहले तो। पता लगा मुंह में सरस्वती बैठी हमें निपट जाए। चलिए, और मेरी तो सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है, मेरे तो ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा, और मम्मी भी उसी साइड ले लेंगी। तो एक्स और वाई में मान लीजिए एक्स हस्बैंड है, अरे एक्स हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड है और वाई वाइफ है। इनके वकील एडवोकेट वाई और इनके वकील एडवोकेट एक्स। अब कोर्ट में मुकदमा लगा, तुरंत तलाक नहीं होता। वकील ये नहीं बोलेगा अच्छा नहीं पढ़ रही है, जाओ पढ़ रही नहीं कर जाटो, नो नो नो। पूछते हैं क्यों तलाक देना चाहते हैं? जज साहब मैं इनसे मेंटेनेंस मांगती हूँ। ये क्या कहेगा? जज साहब पूछ लीजिए मेंटेनेंस का अमाउंट कितना है? 5 करोड़ रुपए पर डे। कह रहे इतना तो फिल्म हस्तियां भी नहीं दे पाएंगी, थोड़ा कम करिए। चलिए 4 करोड़ 99 लाख। जज साहब ने इनका हिसाब किताब देखा, औकात तो थी पे करने की, एन नंबर ऑफ चीजें सुनी गई। 6 महीने का आपको इंटरमीडिएशन पीरियड दिया जाएगा। इसके बीच में सुलेमंदी राजी वगैरह कर लीजिए एक दूसरे को, वकील अपॉइंट होगा, काउंसलिंग होगी आपकी। अच्छा 6 महीने अलग रह के देखिए कि वापस से अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो पाता है कि नहीं। सर बहुत अच्छा हुआ अलग अलग रह के, हम नहीं रह पा रहे हैं साथ। समझ में आ गया? इनको पिज्जा चाउमीन खाना है नॉन वेज, ये वेज वाले हैं। इज दैट क्लियर? इनको खिचड़ी खानी है, इनको मोमोज खाने हैं। इनको पास्ता खाना है, इनको बर्गर खाना है। इनको टोमेटो सूप पीना है वेज, इनको चिकन सूप पीना है नॉन वेज। इज दैट क्लियर? तो भाई नहीं हो पा रहा है, 6 महीना अलग अलग रहे, कोई भी री अट्रैक्शन डेवलप हुआ ही नहीं। तो वकील कहेगा ठीक है फर्स्ट मोशन हो गया आपका, तलाक की बात हमने कर ली है, आप अब अलग हो जाइए, 6 महीने बाद फिर सुनवाई होगी। तो प्रॉपर तलाक का प्रोसीजर, अगर वाइफ को पैसा ना मांगना हो हस्बैंड से, 1.5-2 साल में निपट जाता है। और नहीं तो वाइफ का मेरे को तो 500 करोड़ चाहिए, एली मनी, एलो मनी ले लो जी मनी। तो यहाँ पे हस्बैंड कहता है मेरी औकात ही नहीं, कहाँ से दूं। 20 साल चलता रहता है तलाक, 20 साल चलता है। जहां पे वाइफ कहती है भैया तुम छोड़ो मेरा पीछा, जाओ मरो जाकर, तो 1.5 से 2 साल में हो जाता है। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा दोस्त है फैमिली कोर्ट में लॉयर, वो बताता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ उसकी बातें। ओके, समझ में आ गई बात? तो 6 महीने का टाइम क्योंकि डाइवोर्स के लिए जरूरी है, इसलिए ये तलाक हसन और ये अभी चल रहा है। अगर ये टाइम रिड्यूस करके 1 मंथ हो जाए तो ये लोग भी अपना बोल देंगे, एक का मंथ में 3 बार बोल दो, तब ट्रिपल ट्रिपल तलाक वैलिड हो जाएगा फिर। तो मिनिमम टाइम 6 महीना चाहिए, इसलिए ये वैलिड चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 3 महीने बोलना पड़ता है ना लगातार आपको। हाँ, नहीं फैमिली कोर्ट में रिलीजियस मैटर नहीं आता। रिलीजियस मैटर तो कुंभ मेले में जाता है और घर में सेटल हो जाता है। फैमिली कोर्ट में मतलब पारिवारिक मुद्दे जो हैं, सास बहू का झगड़ा हो गया, सास बहू एक साइड है, पति को एक साइड कर दिए, समझ में आ गया? तो इन दैट केस ये सब केसेस जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी आजकल इंटरमीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन ज्यादा होता है, भाई अपना कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, खोपड़े में बात गई। मैंने तो ऐसे ऐसे तलाक देखे हुए, तलाक हो गया, मतलब मारवा डालने में बात चली आई, तलाक भी हो गया। ये इनके घर जा रहे हैं, ये इनके घर जा रहे हैं, ये इनकी वाइफ से मिल रहे हैं, ये इनके अगले हस्बैंड से मिल रहे हैं। किस बात का तलाक था? खाली पीली पैसा बर्बाद किए। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? रिश्तेदारों का। 2 बार शादी 2 बार शादी, 1100 2100 पहले थे फिर दो।
तो कायदे से तलाक में एक नियम हो जाना चाहिए, तलाक तब होगा जितना पैसा रिश्तेदारों का लियो सब वापस करो। समझ में आ गया? नहीं तो तलाक नहीं होगा। और कितने तो 15 20 25 साल बाद तलाक करते हैं। अरे बैल हो क्या एकदम से, स्टार्टिंग में ही कर ले तो सही रहता, इतने देर में तलाक कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज की सेवाएं इसी के साथ हमारी होती हैं समाप्त। फैमिली कोर्ट्स का ज्ञान अगले लेक्चर में आपको दिया जाएगा। जैसे